देवभूमि पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सीएम धामी और राज्यपाल ने किया अभिनंदन। अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट का सख्त रुख। तीनों मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। 2 दिन की सुनवाई के बाद आया बड़ा फैसला। ऋषिकेश में जांबी नशे का आतंक। युवाओं पर मंडराया जानलेवा खतरा। पीएम और सीएम को ज्ञापन भेजेंगे भटनागर। देहरादून के हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। इको गाड़ी और लोडर में जोरदार टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पौड़ी में लाचार पति का वीडियो वायरल। पत्नी को कंधे पर लादकर पहुंचा अस्पताल। सीएम धामी से लगाई सड़क निर्माण की गुहार। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर है। सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर सीएम की सौगात दी गई है। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। 28 और 29 अगस्त को निःशुल्क यात्रा की सुविधा महिलाओं को दी गई है, खास तौर पर रक्षाबंधन के खास पर्व पर। अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सीएम धामी ने ये बड़ी सौगात उन तमाम महिलाओं को दी है जो अपने घरों से जाकर अपने भाइयों को या भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। उसी को लेकर ये बहुत बड़ा तोहफा और बहुत बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रदेश की महिलाओं को दी गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025 और 27 बैच के अधिकारी, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अधिकारी प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले दशकों में वे भारत के वनों, वन्य जीवों और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास और संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है और सदैव साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से संरक्षण और विकास और भावी पीढ़ियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का भी आग्रह किया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में करीब 5000 स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या 10 या इससे भी कम रह गई है, जिससे ये स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। यह हाल तब है जबकि डबल इंजन सरकार शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई दावे कर रही है। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चल रहे करीब 17,000 सरकारी स्कूलों में से 5,000 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। इनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इनसे भी कम रह गई है। ये हाल तब है जबकि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई दावे किए जाते रहे हैं। सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। हालत ये है कि प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो 4,275 स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 या इससे भी कम रह गई है, जबकि करीब 650 जूनियर हाई स्कूलों में छात्र संख्या 10 या इससे कम है। सरकारी स्कूलों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विद्यालयी शिक्षा का वार्षिक बजट करीब 12,000 करोड़ का है, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों की स्थिति से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि इन आंकड़ों ने बीजेपी के पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे खोखले नारों की पोल खोल दी है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन सरकार किसी भी स्कूल को बंद नहीं करेगी। सरकार की किसी भी स्कूल बंद करने की कोई मंशा ही नहीं है। ठीक है, छात्र सर कम हो रहे हैं लगातार। अब अगर किसी गांव में अगर एक भी बच्चा अगर पढ़ने वाला अगर वहां पे नहीं है तो वो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। लेकिन सरकार फिर स्पष्ट कह रही, मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि सरकार कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है लगता है वो खुश हो गया। बेटी पढ़ाओ कहाँ से जब स्कूल बंद हो रहे हैं, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया कैसे होगा जब स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चों की संख्या कहीं 3 है, कहीं 10 है, 4,500 के आसपास स्कूल है। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद शिक्षा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, और सरकार के तमाम दावे हैं वो दावे भी हैं जुमलेबाजी है।
ठोक ले दावे। सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या की प्रमुख वजह जर्जर स्कूल भवन, बुनियादी सुविधाएं नहीं होना और शिक्षकों की कमी मानी जा रही है। वहीं प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता के नाम पर समग्र शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल और क्लस्टर विद्यालय के नाम पर नए प्रयोग होते रहे हैं। इसके बाद भी छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है, जिससे लगभग 5000 स्कूलों के बंद होने की आशंका है। अब शिक्षा मंत्री घटती संख्या के बावजूद स्कूलों को बंद नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि केवल नाम के लिए स्कूल चलाकर सरकार किसका भला कर रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अदालत से बड़ा झटका लगा है। तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की ओर से अंकिता की मौत को आत्महत्या साबित करने की दलील दी गई थी, लेकिन अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और गवाहों के बयानों को अहम माना है। आज जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो अपील में बेल जो मेन अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो मेन अभियुक्त हैं पुलकित आर्या और अंकित और सौरभ, इनके मामले में सुनवाई हुई जमानत पे। और इसमें जो है मुख्य रूप से कंप्लेनेंट अंकिता भंडारी की ओर से नवनीत नेगी जी ने उसमें अपने सारे तथ्य रखे और सभी और अधिवक्ता एमसी पंत, के तिवारी और पीएस सोन और भुवनेश जोशी, इन्होंने सबने अपनी इसमें जो है पूरी नवनीत नेगी को जो है अपनी हेल्प दी। इधर पौड़ी गढ़वाल के पल्ला कमलिया गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक अपनी बीमार पत्नी को सड़क न होने के कारण कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल ले जाता दिख रहा है। युवक का कहना है कि गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना भी मुश्किल है। प्रशासन के मुताबिक करीब 2.5 किलोमीटर सड़क प्रस्तावित है, लेकिन वन भूमि की मंजूरी के चलते काम अटका है। मामले पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सरकार इस मामले का संज्ञान दे। निश्चित देखिए कुछ जगह असमानताएं हैं और निश्चित रूप से अस्पतालों की दूरी काफ़ी है, मानकों के हिसाब से भी काफ़ी है। सरकार का प्रयास है कि कुछ मानकों में चेंज किया जाए, उनके मानक बदले जाएं और नज़दीकी स्तर पर भी अस्पताल खोले जाएं, वहाँ व्यवस्था की जाए। जहाँ तक आपने बीरोखाल की बात कही है, वो निश्चित रूप से दूर से व्यक्ति आया है, बीमार की स्थिति है, बरसात का भी मौसम है और अगर ऐसी कोई घटना हुई है, जो भी घटना हुई है, सरकार उसमें गंभीरता से विचार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को जिम्मेदारी से हटाए जाने के बाद सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ते हुए बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा है कि अंकिता भंडारी के माता पिता की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दुष्यंत गौतम को हटाया गया। हालांकि बीजेपी ने इस दावे को खारिज किया है और इसे संगठनात्मक बदलाव बताया है। अब दोनों दलों के आमने सामने आने से सियासी बहस तेज हो गई। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में राहुल गांधी जी ने पहले भी अंकिता भंडारी जी के माता पिता से बातचीत की, लेकिन वो बातचीत रूबरू आमने सामने की नहीं थी। अब ये कुछ दिन पहले जब अंकिता भंडारी के माता पिता से राहुल जी की सामने मुलाकात हुई और उन्होंने हकीकत जब राहुल जी को बताया, राहुल जी ने कहा कि हम इस न्याय की लड़ाई में आप लोगों के साथ हैं, जो भी भाजपा के नेता इसमें अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो भाजपा पहले से ही इस मामले में बैकफुट पर थी, गौतम जी के मामले में बैकफुट पर थी और राहुल जी का ये संज्ञान लेने से पूरी तरह भाजपा बैकफुट पर आई। एक मामला नहीं, अनेक मामले हैं। जन जी के मामले में राहुल जी के, जब राहुल जी इस मामले में आए, जन जी वाले मामले में, तो बीजेपी बैकफुट पर हुई। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर राहुल जी ने जो जो कहा वो सत्य हुआ, उस पर बीजेपी बैकफुट पर आई। चाइना से अरुणाचल के विषय में हमारे जो जिस प्रकार के स्थितियां वहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, जो राहुल जी ने कहा वो सत्य साबित हुआ, वहाँ पर बीजेपी बैकफुट पर आई। तो राहुल जी जो जो बातें कह रहे हैं वही बातें सत्य हैं और जब हकीकत सामने आ रही है तो बीजेपी बैकफुट पर होते जा रही है। बस दुष्यंत गौतम जी के बारे में भी यही बात है।
देखिए, ये गणेश कुदियाल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे कभी कभी उनके बयान में बड़ा ताज्जुब लगता है। जब कांग्रेस पार्टी ने 2022 के चुनाव के बाद 2023 में देवेंद्र यादव जी को हटाया था, तो क्या कारण थे देवेंद्र यादव जी को क्यों हटाया? उससे पहले देवेंद्र यादव जी से पहले अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, उनको क्यों हटा दिया क्या पार्लियामेंट के चुनाव के बाद? 19वां पार्लियामेंट के चुनाव, उससे पहले अंबिका सोनी जी थी, उनको क्यों हटाया गया? ये प्रभारी बदलने की प्रक्रिया होती है और उनके यहाँ तो जब मर्जी तब हटा दिए जाते हैं, जब मर्जी तब बदल दिए जाते हैं। उसमें भी उनको बोलना चाहिए क्यों हटाते हैं उनके यहाँ। चंपावत के सीमांत इलाके की छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। लोहाघाट ब्लॉक के सुल्ला और पासम गांव की छात्राएं अब स्कूल जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल सफर नहीं करेंगी। लंबे समय से की जा रही मांग के बाद प्रशासन ने विद्या वाहिनी योजना के तहत 2 स्कूल वाहनों की व्यवस्था की है। वाहनों को हरी झंडी दिखाकर स्कूल के लिए रवाना किया गया। वाहन मिलने से छात्राओं और अभिभावकों में खुशी है। छात्राओं ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी का धन्यवाद किया। और माननीय पुष्कर सिंह धामी से और जिला प्रशासन से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था यहाँ हो चुकी है और हमारे भविष्य के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए और जरूर होगी। और हम अब हमारे घर वालों को पूरा भरोसा भी है और हमारे ड्राइवर भी हमारे गांव के हैं और हमारे घर वाले को भरोसा है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। और हम पहले बहुत लेट पहुंचते थे क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी और एक एक पीरियड हमारा छूट जाता था, हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो अब गाड़ी की व्यवस्था होने से हमारी पढ़ाई भी पूरी अच्छी तरह हो पाती है और हमारे भविष्य में भी ये गाड़ी लगनी चाहिए। और हमारे रास्ते में बहुत जंगली जानवरों का खतरा भी था और पेड़ गिरने की भी वो थी, पेड़ भी गिरते थे, तो हम अब इससे बचाव हो चुके हैं गाड़ी के उससे। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और जिला प्रशासक डीएम साहब से निवेदन करती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे यहाँ गाड़ी की सुविधा की, जिससे हमारी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी और हम टाइम पर स्कूल पहुंच सकते हैं, हमारे घर वालों का विश्वास बढ़ सकता है। ऐसे ये सुविधा भविष्य के लिए बनी रहे। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा जो है सुल्ला और ग्राम पंचायत सुल्ला और पासम के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारी वाहन की व्यवस्था की गई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और जिला अधिकारी महोदय जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में हमारे सतीश पांडे जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे मोहितदा हैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान आनंद सिंह अधिकारी जी का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारा जो है कि बच्चों के लिए बहुत ही ये हर्ष का विषय है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री महेंद्र जी ढेक जी का भी धन्यवाद है। आगे बढ़ेंगे। सितारगंज में सर्वधर्म के लोगों ने एकजुट होकर भाईचारे और पुरानी परंपराओं के साथ त्योहार मनाने की बात कही है। व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी और विभिन्न धार्मिक कमेटियों के लोग तहसील पहुंचे और एसडीएम के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। लोगों ने कहा कि सितारगंज हमेशा से आपसी भाईचारे की मिसाल रहा है। 12 वफात समेत सभी धार्मिक आयोजन पुरानी परंपराओं के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे और सभी समुदाय मिलकर त्योहार मनाएंगे। 25-26 तारीख को 12 वफात का त्यौहार आ रहा है। उसमें रोशनी और ये जगह जगह जलसे वगैरह का आयोजन किए जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि हमने परमिशन मांगी है कि जो आज तक शुरू से प्रथा चलती आ रही है उस प्रथा को चलने दिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न डाला जाए। तो इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है कि साहब जो काम हम लोगों के सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों का प्रोग्राम जो चलते हैं, कहीं जागरण होता है, रोड पे होता है, मंदिर में जगह नहीं मिल पाती है या अब जलसा होना है उसके लिए मस्जिद में इतनी जगह नहीं है, ईदगाह बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो बीच रोड पे ये होता आया है आज तक, तो वहीं पे वो होगा। इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। पहला जो ज्ञापन दिया गया है वो 12वीं शरीफ के लिए दिया गया है। जो कल अमन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी तो इंस्पेक्टर साहब ने उसमें बोला था कि इसमें रोड पे कोई भी कार्य करने की परमिशन ना दी जाएगी। तो उस उपलक्ष्य में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू भाई
और दीपेंद्र सिंगल जी और तमाम कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग आके एसडीएम साहब को इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया कि जो काम पिछले जब से सितारगंज विकसित हुआ है तब से जो चीज़ें चली आ रही हैं सामाजिक और धार्मिक, और वो सारे धर्मों की यहाँ सुकून से अगर किसी भी धर्म का कोई काम हो रहा है, अगर जो भी व्यवस्था की वजह से अगर कहीं रूटों पे भी आना पड़ रहा है तो किसी भी मजहब के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हमने 2 प्रकार के ज्ञापन दिया हमारे मंडल के द्वारा। पहला ज्ञापन तो ये था कि जो हमारा जो हमारा जलसा हुआ ये हमारा रमपुरा मस्जिद में होता है, हमारा जामा मस्जिद में होता है। ये आज से नहीं 50 वर्ष भाती चलता हुआ है। ये हम चाहते हैं कि जैसा तो हमने कल मना कर दिया कि हम कोई परमिशन नहीं देंगे किसी भी जलसे की या किसी भी जागरण की या किसी भी शिविर लगाने की। तो ये हमारे सर समाज से कहने की गलत है, तो क्योंकि सब ये गलत भी है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। स्थानीय शहर हमेशा प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता बनता है, भाईचारे के मिसाल में बना है। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा कोई काम रोका गया हो। तो हमने एजेंट साहब को ज्ञापन दिया। पहले तो ये ज्ञापन था कि इनमें हमें परमिशन दी जाए, वही जलसा होने दिया जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या बन गई है। अस्पताल में सिर्फ 30 बेड हैं, जबकि गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जगह कम पड़ने पर दूसरे कमरों को वार्ड में बदला गया है। अस्पताल को कागजों में उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिल चुका है, लेकिन सुविधाएं अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी ही हैं। स्थानीय लोगों ने नए भवन के साथ उप जिला चिकित्सालय की पूरी सुविधाएं और बढ़ा हुआ बजट देने की मांग की है। अभी जिस हिसाब से हमारे यहाँ बेड है, वैसे तो 30 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन अरेंजमेंट करके हम अभी 45-46% अभी एडमिट है, जिसमें से कि 14 हमारे यहाँ डिलीवरी हैं और कल से अब तक 7 सिजेरियन हो चुके हैं और 7 नॉर्मल डिलीवरी हो गई हैं। अभी पूरी तरीके से पैक है हमारा डिलीवरी सिस्टम और डिलीवरी रूम और डिलीवरी वार्ड। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पेशेंट हैं, जिसमें कि 7 पेशेंट अभी पीडिया के और ऑर्थो के, उसके अलावा आजकल COPD के जो रेस्पी के पेशेंट हैं वो बहुत सारे एडमिट हो रखे, जनरल पेशेंट है, और अभी एक स्नैक बाइट का भी पेशेंट है। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में अतिवृष्टि के बाद आई आपदा से हड़कंप मच गया है। महार गांव में भूस्खलन की चपेट में आए 2 मंजिला भवन में दबे 3 लोगों की तलाश के लिए चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू अभियान में एक मासूम बच्चे समेत 3 के शव बरामद कर लिए गए। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया ने खुद करीब 3 किलोमीटर का दुर्गम पैदल रास्ता तय कर मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की कमान संभाली। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवार को 14 लाख रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता राशि का चेक भी सौंप दिया है। बहुत ही दुखद घटना यहाँ आपदा के कारण हुई। महर गांव जो द्वारीखाल ब्लॉक में है वहाँ पे, और बहुत ही दुर्गम गांव है, और वहाँ हम सब लोग भी, हमारी टीम, हमारी चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम, SDRF, पुलिस, राजस्व की पूरी टीम, सभी लोग वहाँ पे तत्काल मौके पर भी पहुंचे और वहाँ के लोकल ग्रामीणों की मदद से वहाँ जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चलाया गया। और उसमें कल देर रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास 3 बॉडीज रिकवर कर ली गई थी। और तत्पश्चात हम लोगों ने जो वहाँ पे उनके परिवारजन थे उनसे मुलाकात भी उस समय करी, और उसके बाद उनको राहत राशि भी लगभग 14 लाख रुपए उनको दिए गए, जो भी अलग अलग चीज़ों के मिलाकर। और उसके बाद परिवारजनों से भी हम लोगों ने बात करी और उनको ये आश्वस्त किया है कि कोई भी उनकी अगर आवश्यकता है तो उसमें जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा है। देखिए, जैसे आपदा के लिए DMM के हमें निर्देश थे कि पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएं, तो इसी क्रम में हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और शासन के निर्देशानुसार सितंबर तक का राशन वहाँ मेहर गांव में भी हमारे द्वारा वितरित किया गया जा चुका है। तो राशन की एसएच कोई नहीं थी, और इसके अलावा भी DM सर मैम के निर्देश के अनुसार 180 फूड पैकेट डिफरेंट तहसीलों पर रखे गए हैं। तो वहाँ फूड पैकेट गए थे, तो फूड पैकेट की और राशन की इस तरह की कोई सुनवाई। इधर लक्सर के खंडजा कुतुबपुर गांव स्थित रेलवे फाटक के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 19 वर्षीय किन्नर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान देवबंद सहारनपुर निवासी अलीशा के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी और हंगामे की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। हाँ जी, जय माता के। हम अपनी फ्रेंड के मिलने आए थे यहाँ खंजे में, ठीक है। वो मेरी गुरु भाई की फ्रेंड बनी, उसका नाम नहीं जानती हूँ, हाँ फ्रेंड में घूमने आए थे हम अपने यहाँ। और एक बुढ़ा अचानक से आज ट्रेन आ रही, पहले उसने लकड़ी मारी, डंडे मारे, तो एक हाथ पे एक इस पे,
तो मेरे चेले को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जैसे हाथ से आगे को धक्का दिया, सर वो वंदे भारत ट्रेन के नीचे कट के कर गया। नाम क्या था उसका? उसका नाम था अलीशा उप अनस। और 2-2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंच गई यहाँ पे। उससे पहले गांव वालों ने हमारे पे हमला किया है। मेरा आईफोन छीना है, मेरी डायमंड की नाक की नोज पिन थी, पट्टों से मारा है। देखो मेरे को पट्टों से मारा मुझे गांव वालों ने। टिहरी गढ़वाल के थौलधार विकासखंड स्थित भैंस कोठी गांव में ग्रामोत्थान परियोजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। कभी सिर्फ खेती और पशुपालन तक सीमित रहने वाली दिव्य ग्राम संगठन की महिलाएं आज बेकरी उद्यम के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। परियोजना और बैंक ऋण से मिले 10 लाख रुपए के सहयोग से शुरू की गई इस बेकरी में मंडुआ, आटा और मशरूम बिस्किट जैसे स्थानीय उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों की बिक्री से महिलाओं को हर महीने 30 से 40 हजार रुपए का शुद्ध लाभ हो सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं। तो हमारा सभी महिलाओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीम से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। और भैंस कोठी का ये जो दिव्य ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह है, बाकी की महिलाएं भी इनसे प्रेरणा ले सकती हैं और ऐसे ही एसएचजी बनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इधर देहरादून हरिद्वार मार्ग पर मणिमाई मंदिर के पास बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देहरादून से हरिद्वार जा रही एक इको गाड़ी अनियंत्रित खड़े लोडर वाहन से टकरा गई। बताया जा रहा है कि लोडर का अचानक टायर निकलने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में इको सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, ये बहुत भीषण सड़क हादसा हुआ है। इको के परखच्चे उड़ गए, इसमें 4 की दुखद मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मणिमाई मंदिर के पास ये हादसा हुआ। फिलहाल एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर सीएम धामी और रितु खंडूड़ी की मुलाकात है। और आपको बताना चाहेंगे, इस मामले में सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की। तस्वीर आपके सामने। दोनों के बीच राज्य से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से उनके शासकीय आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान दोनों दिग्गजों के बीच उत्तराखंड के विकास और राज्य से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य हित के मुद्दों और भावी योजनाओं को लेकर हुई इस बैठक को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद खास माना जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीर आपके सामने। दोनों के बीच मुलाकात पे और राज्य के विकास को लेकर बातचीत हुई और कैसे रोड मैप तैयार किया जाए, ये तमाम मुद्दे रहे। अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। तो वहीं पौड़ी के कमलिया पल्ला गांव से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। गांव में सड़क नहीं होने के कारण एक लाचार पति अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पूरा गांव इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गांव तक जल्द सड़क बनाने की गुहार लगाने के साथ ही क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। चले घर से फोन आ गया। कौन है? मम्मी। हाँ। क्या बन से? चले चले। गांव ऐसी दुर्गति पे पहुंच गया आज की डेट में। इतनी दुर्गति की व्यवस्था की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि है या नहीं है। होती तो अभी इनका ऐसा हाल नहीं होता। तो मैं चले चले फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला भी जारी।